जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने न दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा न लगे, जब लगातार मेहनत के बाद भी थकावट ना हो, समझ जाना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। सो हेलो एवरीवन, इट्स मी इशिता त्रिपाठी, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में कि हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए ताकि हम बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स पा सकें। अब तक हमने बात किया फिज़िक्स के बारे में कि हमारी फ़िज़िक्स में क्या अप्रोच होनी चाहिए। केमिस्ट्री के बारे में भी हमने बात किया कि हम केमिस्ट्री को कैसे हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। एज सच देखो, नीट एस्पिरेंट्स के लिए बायोलॉजी एक ईजी सब्जेक्ट होता है क्योंकि हम उसमें सिर्फ हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं। कंपैरेटिव केमिस्ट्री और अगर फिज़िक्स की हम बात करें तो बायोलॉजी हमारे लिए आसान होता है। लेकिन अब हमें ये जानना पड़ेगा कि क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है बायोलॉजी के लिए, कि हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लें और हमारा 360 आउट ऑफ 360 नंबर क्या आ सकता है। फिर उसके बाद हमारे रहते क्या हमारे दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि क्या हम एनसीईआरटी की डीप स्टडी वगैरह कर रहे हैं या हमें और भी उसमें डीप जाने की ज़रूरत है। कहीं क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि हमारे एक पर्टिकुलर किसी बायो के चैप्टर को पढ़ने के बाद भी हमारा 360 आउट ऑफ 360 नंबर नहीं आ रहा है। तो बेसिकली ये डीप एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब होता क्या है, कैसे हम डीप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, आज हम बेसिकली इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या एनसीईआरटी इनफ है बायोलॉजी के लिए। देखो, तो मेरा जवाब उसके लिए होगा कि हाँ, एनसीईआरटी इनफ है बायोलॉजी के लिए, बट कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं पर्टिकुलर जहाँ पे मेरा मानना है कि हमें थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जा करके पढ़ने की ज़रूरत होती है। देखो, मैं बेसिकली किन चैप्टर्स की बात कर रही हूँ। बेसिकली मेरे लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी जो हमारा क्लास 11th का लास्ट पार्ट है, वो थोड़ा सा हमें बाहर जा करके पढ़ने की ज़रूरत होती है। जैसे जो हमारा चैप्टर है ब्रीदिंग वाला, जो हमारा चैप्टर है एक्सक्रीशन वाला हमारा चैप्टर है, ऐसे देखो एनसीईआरटी से ही आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी भी। बट मान करके चलो कि एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो तुम्हारे आउट ऑफ एनसीईआरटी जाएंगे। देखो, जो एनसीईआरटी में है वो तो हर कोई बच्चा वो सॉल्व कर ले जाएगा, लेकिन वो एक दो क्वेश्चन जो होता है ना, वो तुम्हारे डिसाइड करता है कि क्या तुम गवर्नमेंट सीट पा सकोगे या तुम उन बच्चों से अलग हो सकते हो या नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो एनसीईआरटी सबको ही पढ़ता है। कुछ चीज़ें होती है जो थोड़ा हमें कुछ चैप्टर्स में आउट ऑफ बॉक्स पढ़ने की ज़रूरत होती है। पहला ह्यूमन फिजियोलॉजी, दूसरा क्लास 12th की अगर हम बात करें तो हमारा जो सेकंड पार्ट है हमारा हेरिडिटरी वाला चैप्टर, मॉलिक्यूलर वाला चैप्टर, इवोल्यूशन वाला चैप्टर। देखो, मैं अगर इन पर्टिकुलर चैप्टर की बात करूँ, जो पहले वाला इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है, उसमें तुम्हारा पेडिग्री एनालिसिस हो गया, तुम्हारा क्वेश्चन आता है गैमेट फॉर्मेशन वगैरह पे। देखो, ऐसे ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट तुम्हें पता होना चाहिए पेडिग्री एनालिसिस में कि कौन सी डिजीज़ किसको हो सकती है, कौन सी नहीं, ऑटोसोमल रिसेसिव वाली, डोमिनेंट वाली, तुम्हारी जैसे ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, डोमिनेंट होती है। ये सब तुम्हें थोड़ा बहुत इसके बारे में डीप जानो, अच्छा है, क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। दूसरा क्वेश्चन पूछता है गैमेट फॉर्मेशन वगैरह के बारे में कि तुम्हें कुछ वो दे देगा, कहेगा कि इसमें बताओ कितने गैमेट बनेंगे, कितने नंबर ऑफ गैमेट्स वगैरह। वो सब क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी आता है। और अगर मैं बात करूँ ब्लड ग्रुप, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड ग्रुप वाला। उसमें कभी कभार थोड़ा बाहर से आ जाता है। बाहर से क्या, ब्लड ग्रुप में बस तुम्हें क्रॉस आएगा कि अगर फादर का ये ब्लड ग्रुप है, मदर का ये ब्लड ग्रुप है, तो चाइल्ड का क्या ब्लड ग्रुप होगा, या कितने चांसेस है कि चाइल्ड का ये ब्लड ग्रुप हो। ये सब क्वेश्चन इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से थोड़े बाहर के आते हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर की बात करें, देखो ये एक जो यूनिट है ना, इनहेरिटेंस मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, क्लास 12th की मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। तो इनसे कुछ क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा बाहर का पूछता है, वो भी इतना एक्सट्रीम बाहर का नहीं पूछता है कि जिसके बारे में तुम्हें बिल्कुल भी नॉलेज ना हो। अगर तुम्हें बेसिक नॉलेज भी होगी तो तुम वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व करके ले जाओगे। दूसरे चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, मॉलिक्यूलर वाला चैप्टर होता है। मॉलिक्यूलर में देखो, जैसे तुम्हारा कहाँ से बाहर से आता है, मॉलिक्यूलर में जैसे तुम्हारा वो कोडॉन्स वगैरह वाला है, उसमें ऐसा तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा कोडॉन वगैरह के बारे में, उससे थोड़ा बाहर का आता है। टीआरएनए वगैरह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे थोड़ा बहुत बाहर का आता है, उसके अलग अलग लूप्स के बारे में, वो थोड़ा बाहर से आता है। और अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर में बाहर से आता है एमआरएनए को बनाना। तुम्हारे पास तुम्हारी कोडिंग स्टैंड दे देगा, कहेगा उसको एमआरएनए वगैरह बनाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हर साल एक आता ही आता है कि एमआरएनए की स्टैंड बनाओ, कोडिंग या टेम्पलेट स्टैंड तुम्हें दे देगा। ये थोड़ा बाहर से आता है। एज सच मुझे लगता है कि ये कुछ टॉपिक्स हैं जो तुम्हारे बाहर से मॉलिक्यूलर के आते हैं। इवोल्यूशन में थोड़ा सा बाहर से आता है, और रेस्ट जितने भी चैप्टर्स हैं तुम्हारे,
वो तुम्हारे 110% तुम्हारा बायोलॉजी से ही आएगा। तो अगर तुम बायोलॉजी एकदम अच्छे से पढ़ लिए हो, इन पर्टिकुलर जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी, इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन की थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज रखे हो, तुम आराम से बायोलॉजी कर ले जाओगे। एज सच कोई और रिसोर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ मोर देन सफिशेंट, बस इतना सफिशेंट है। अब देखो दूसरा एंड अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम कैसे एनसीईआरटी की डीप स्टडी करें। कुछ बच्चों को लगता है कि हमने एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ लिया है, हमने डीप स्टडी कर लिया है, हमारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, बट देन टू कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं हमारे। मेरे भी गलत होते थे मेरे टाइम पे। मैं बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि बस अब ये वाला चैप्टर तो मेरा एनसीईआरटी से तैयार है, मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बट पेपर्स में मेरे 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते थे। क्यों? क्योंकि मेरे साथ कभी कभार ऐसा होता था कि जैसे मुझे ऐसा लगता था मैं ये वाली लाइन तो एनसीईआरटी की रीड ही नहीं की थी, मुझे ये लगा था ये लाइन तो इंपॉर्टेंट है नहीं, मैंने स्किप कर दिया था, इवन मेरे एनसीईआरटी में वो हाईलाइट भी नहीं है। तो मुझे बाद में पता चलता था अच्छा इस लाइन से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैं तुम्हें अच्छा एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे अगर जिन लोगों को लग रहा है कि वो एनसीईआरटी की डीप स्टडी कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन का मेरे जवाब दो कि हमारी एनसीईआरटी में ये कहाँ पे लिखा है कि कौन ऐसा है जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉज कराता है। ये एनसीईआरटी में ही हमारा है, एनसीईआरटी में ये लाइन दी हुई है, लेकिन मैं कह सकती हूँ 99% बच्चे ये क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं। इवन मतलब ये एनसीईआरटी में उन्होंने कहीं पढ़ा ही नहीं होगा। 99% बच्चे नहीं जानते होंगे कि ये एनसीईआरटी में कहाँ पे दिया हुआ है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कौन कॉज कराता है। ये लाइन एनसीईआरटी में दी हुई है, बट हम इसको इग्नोर कर जाते हैं। क्यों? मैं बताती हूँ। क्योंकि एनसीईआरटी में ये लाइन हमारे फिगर के नीचे दी हुई है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एडिनोवायरसेस कॉज कराते हैं। ये एनसीईआरटी में लाइन है। और मैं बताऊँ किस चैप्टर से है, आपको सुन के भी थोड़ा अजीब लगेगा। ये चैप्टर क्लास 12th का माइक्रोब्स में है। माइक्रोब्स बहुत ईजीएस्ट चैप्टर है क्लास 12th का, बट उसके एक फिगर में नीचे दिया हुआ है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कौन कॉज कराता है, दैट इज़ एडिनोवायरसेस। 99% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो फिगर के नीचे की लाइन को कभी इतने ध्यान से पढ़ते नहीं है। मैं तुम्हें अच्छा एनसीईआरटी में भी ये लाइन दिखाती हूँ। देखो ये है मेरी एनसीईआरटी, जिसकी पूरी की पूरी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, एकदम ये पूरी फट चुकी है एकदम। मैं दिखा रही हूँ तुम्हें एडिनोवायरसेस वाला, ठीक है। देखो पेज भी गिर रहे हैं। देखो ये क्या है, ये हमारा माइक्रोब्स वाला चैप्टर है, ठीक है। अब देखो ये दिया कहाँ पे, जब तुम माइक्रोब्स का ये चैप्टर स्टार्ट करोगे ना, देखो पहला पेज, ये दूसरा पेज। अब देखो ये दूसरे पेज में हमारे काफ़ी सारे फिगर्स वगैरह दिए हुए हैं। ये दिया है, अक्सर हम क्या करते हैं फिगर्स की नीचे वाली लाइन को हम क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, पढ़ते ही नहीं है, मतलब वो इग्नोरेंस में चला जाता है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा ये दिया हुआ है एडिनोवायरसेस की पिक्चर, ठीक है। ये देखो ये तुम्हारे एडिनोवायरसेस की पिक्चर दी हुई है, इसके नीचे लाइन भी दिया हुआ है। देखो ये बी में, ये देखो यहाँ पे तुम्हारा ये दिया है एडिनोवायरसेस विच कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। देखो ये तुम्हें विजुअल अगर होगा तो और एक बार अपनी एनसीईआरटी में तुम चेक कर लेना कि क्या तुमने ये लाइन पढ़ी थी एडिनोवायरसेस की, कि एडिनोवायरसेस आर दोज विच कॉजेस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। देखो यही होता है एनसीईआरटी। मैं तुम्हें सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी इनमें से 10 एग्जाम्पल्स निकल सकते हैं जिसको तुमने इग्नोरेंस में रखा होगा कि तुमने उसको देखा ही नहीं या तुम पढ़े ही नहीं उसको। तो देखो एनसीईआरटी की डीप स्टडी करने का मतलब यही होता है कि तुम फिगर के नीचे हुए दी हुई लाइन को भी पढ़ रहे हो, तुम हर एक लाइन को पढ़ रहे हो। देखो मल्टीपल बार तुम्हें एनसीईआरटी की बुक को रीड करना पड़ेगा। बायोलॉजी की एनसीईआरटी भगवत गीता के बराबर है। उसकी एक एक लाइन को पढ़ जाओ। जब तुम रिवीजन करने बैठो ना, तो कोशिश करो कि जो तुम्हारा पहले से हाईलाइटेड है वो तो पढ़ो ही पढ़ो, बट एक बार उन लाइंस को भी पढ़ जाओ जो तुमने हाईलाइट नहीं किया है। क्या पता तुम्हें उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए। तो तुम बेसिकली अभी से भी अगर स्टार्ट करते हो, तुम्हारे पास 7 महीना है नीट के लिए, पहले कोई भी चैप्टर उठाओ जो तुम पढ़ चुके हो, तुमने हाईलाइट किया है, इंपॉर्टेंट चीज़ें सब कुछ किया है, पहले वो चीज़ें पढ़ जाओ जो तुमने हाईलाइट किया है। फिर दूसरे बार में उसको क्या रखो, तुम उन चीज़ों को पढ़ो जिनको तुमने हाईलाइट नहीं किया है। क्या पता तुम्हें उसमें से कुछ नया मिल जाए या कुछ ऐसा हो जो स्किप हो गया हो जो तुम नहीं पढ़े हो, ठीक है। तो बेसिकली एनसीईआरटी की देखो डीप स्टडी ऐसे ही की जा सकती है, बार बार पढ़ो और मैं बेट करती हूँ तुम्हें हर बार कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। तो ये है बेसिकली एनसीईआरटी की डीप स्टडी के बारे में। फिगर के नीचे की भी लाइन पढ़ो, हर एक लाइन को पढ़ो। जिन लाइन को हाईलाइट नहीं किए हो, मैं कह रही हूँ अभी भी तुम्हारे पास 7 महीने का टाइम है, उसको भी एक बार पढ़ जाओ, क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट तुम्हें मिल जाए। बस एनसीईआरटी के लिए देखो, बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी इज़ मोर देन सफिशिएंट,
कुछ चैप्टर्स हैं पर्टिकुलर क्लास 11th में, जस्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी एक आखिरी वाली यूनिट आती है, उसको थोड़ा सा बाहर से अगर पढ़ लोगे, मैं बाहर से पढ़ने का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि तुम जाओ लेक्चर लो, नोट्स लो, एक्स्ट्रा एडिशनल टॉपिक पढ़ो, नहीं, इतना हमें नहीं करना है। अगर हम क्वेश्चन के थ्रू भी अगर हम एडिशनल नॉलेज गेन करने की कोशिश करें उस चैप्टर से, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तुम PYQs लगाओ, कुछ क्वेश्चन तुम्हें अगर बाहर के मिलते हैं उसको अपनी NCERT में मार्क करो, दैट्स इट। उसके लिए बहुत हाइपर होकर के एडिशनल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये गलती मत करना कि तुम मल्टीपल रिसोर्सेज के लिए बायोलॉजी के लिए जा रहे हो। जो सो NCERT भगवद गीता के बराबर है, एक एक लाइन पढ़ जाओ, मत छोड़ो कोई भी लाइन, दैट्स इट। मैंने चैप्टर्स बता दिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी है तुम्हारा। फिर क्लास 12th की बात करें तो सेकंड यूनिट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, उसकी थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन रखो, मोर देन सफिशिएंट होगा वो तुम्हारे लिए। एज सच तुम्हारी जो थर्ड यूनिट है जिसमें ह्यूमन हेल्थ है, माइक्रोब्स है, स्ट्रैटेजीज वगैरह है, NCERT से पढ़ो, कहीं से बाहर से नहीं आने वाला। जो तुम्हारी थर्ड यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी, हाँ बायोटेक्नोलॉजी का देखो पहला वाला जो चैप्टर है, जो एप्लीकेशन है वो NCERT से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी में देखो बेसिकली मुझे क्या लगता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हारा वैक्टर क्या है, क्लोनिंग वैक्टर क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर क्या है। हाँ देखो, सेलेक्टेबल मार्कर से तुम्हारे थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े ट्रिकी होते हैं कि अगर तुम मतलब अगर तुम इससे कटिंग कर रहे हो तो तुम्हारा, जैसे हमने पढ़ा था कि बाम फर्स्ट साइज होती है तुम्हारी सेलेक्टेबल मार्कर की साइड जो होती है कि तुम्हारी सा फर्स्ट होती है, अगर तुम यहाँ पे इंसर्शन हो रहा है तो उसका डीएक्टिवेशन हो रहा है। तो इससे बेसिकली क्वेश्चन आता है कि अगर तुम ये डाल रहे हो वो डीएक्टिवेट हो रहा है तो बताओ फिर वो किसके लिए अपनी मतलब इफेक्ट रखेगा, ये सब कुछ क्वेश्चन आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में देखो एक सेलेक्टेबल मार्कर वाला टॉपिक है जिससे थोड़ा बहुत क्वेश्चन अच्छे आते हैं क्वेश्चन, तो वो थोड़ा उसके बारे में एक दो क्वेश्चन सॉल्व करो कि वहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है। एज सच उसमें और एप्लीकेशन में NCERT पढ़ो, कोई और बाहर की ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। इकोलॉजी वाली जो यूनिट है कंप्लीट NCERT से पढ़ो, कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाले। तो देखो मैंने बेसिकली पूरा तुम्हें सब कुछ बता दिया है कि कहाँ से NCERT फॉलो करो, कहाँ से थोड़ा बाहर जाकर के एडिशनल नॉलेज गेन करो, दैट्स इट। बायोलॉजी के लिए इतना सफिशिएंट है। देखो मैंने अपने टाइम पे मैंने बॉटनी पढ़ी थी मनीष दुबे सर से, और मैंने जूलॉजी पढ़ी थी नहीं, मैंने बॉटनी पढ़ी थी तरुण सर से, और जूलॉजी मैंने पढ़ी थी मनीष दुबे सर से। तो ये दोनों टीचर्स बहुत अच्छे हैं। मेरे बेसिकली कॉन्सेप्ट्स वगैरह उन्होंने क्लियर किया था, वो जैसे जैसे बताते गए मैं उनको फॉलो करती गई थी। उनके लेक्चर्स वगैरह मैंने अटेंड किए थे लास्ट टू लास्ट ईयर। फिर मैंने उसके बाद क्या किया, पूरी NCERT अपनी पढ़ना चालू किया एकदम। इतनी बार मैंने अपनी NCERT पढ़ी है, देख लो क्या हालत इसकी हुई है एकदम, ये मेरी पूरी NCERT फट गई है एकदम। तो बस दैट इज़ NCERT के लिए, बायोलॉजी के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। तुम आराम से 360 नंबर पा सकते हो बिना कुछ और किए। बस ये मैंने भी इतना ही पढ़ा है, यही मेरी बायोलॉजी में अप्रोच रही है, दैट्स इट। बस बायोलॉजी के लिए इतना ही। आपके और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, मैं उनको एड्रेस करूँगी अपने वीडियो को। दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो। देन इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स।